मुद्दाग्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में फंसे हुए दूसरे राज्यों के जो मजदूर हैं उनको वापस भेजा जाएगा। सीएम उद्धव के मुताबिक मजदूरों को भेजने के मुद्दे पर दूसरे राज्यों से बातचीत के बाद रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार रोजाना 5.5 से 6 लाख मजदूरों को रोजाना खाना दे रही है, तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब इंतजाम किया जाएगा। जो मजदूर महाराष्ट्र में है दूसरे राज्यों के, उनको उनके राज्यों तक पहुंचाया जाए। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि आज ही हमने रिपोर्ट दिखाया था किस तरीके से यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर लोग फंसे हुए हैं, झांसी में लोग फंसे हुए हैं। वो मजदूर जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से वहां पर पहुंचे हैं और सवाल भी उठाया था। उसके बाद अब उद्धव सरकार ने क्या कहा, जरा सुनिए। जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं यहाँ अटके हुए तो नहीं है, लेकिन जो अपना घर जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, हमारी बात चल रही है। जल्द से जल्द रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। लेकिन एक बात जरूर, ट्रेन तो नहीं शुरू होने वाली, कोई भीड़ नहीं चाहिए। अगर भीड़ होगी तो वापस पाबंदी लगानी होगी। जो भी सूचनाएं सरकार की ओर से मिलेगी आप तक पहुंच जाएंगी, और जब भी संभव होगा सारे लोगों को अपने अपने गांव, अपने अपने घर, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अन्य राज्य है, एक दूसरे की सहायता करते करते हम ये आदान प्रदान करेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज कुमार दिल्ली से हमारे साथ हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्वनी झांसी से हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, आपके पास हमने सुबह रिपोर्ट दिखाई थी किस तरीके से मजदूर परेशान हैं, इतनी दूर तक चलकर वहां पर पहुंचे हैं, और अब उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि इंतजाम किया जाएगा मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाने का। ये काम पहले कर लेते तो कम से कम यूं मजदूरों को परेशान नहीं होना पड़ता। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने सुबह से ही ये खबर दिखाई कि किस तरीके से लोग पैदल चल करके और परेशान होकर के उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचे हैं। हालांकि दोपहर बाद जब उद्धव ठाकरे ने एक फेसबुक के जरिए संवाद साधा, उन्होंने साफ किया कि जो उनके राज्य में मजदूर फंसे हैं, करीब 5.5 से 6 लाख मजदूरों की संख्या है, जो सुबह से हम बता रहे हैं, उनको पहुंचाने को लेकर के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हो रही है। और कल जब पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, वहां पर इस मुद्दे को रखा जाएगा। उनके लिए खाने पीने का और दूसरी सारी चीज़ों को सरकार इंतजाम कर रही है, इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने दावा किया। लेकिन जिस तरीके से मजदूर पैदल वहां तक पहुंचे, वो एक कहीं न कहीं बड़ा सवाल है और सरकार के फेलियर है। हालांकि सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं कि जो मजदूर वहां तक पहुंचे हैं वो शुरुआती दौर में पहुंचे थे, उसके बाद सरकार ने स्थिति को टैकल किया और जगह जगह शेल्टर होम्स बनाए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बात और साफ किया कि 3 तारीख के बाद भी ट्रेनें नहीं चलने वाली हैं। यानी जो लोग ये अपेक्षा कर रहे थे, जो लोग ये आशा लगा रहे थे कि ट्रेनें चलेंगी और वो अपने गाँव तक पहुंचेंगे, फिलहाल ट्रेनें नहीं चलेंगी। दूसरे अल्टरनेट उपाय किस तरीके के हो सकते हैं, उसको लेकर के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हो रही है। हालांकि 5.5 से 6 लाख जो मजदूरों की संख्या है, अकेले उत्तर प्रदेश की नहीं है, अलग अलग राज्यों के लोगों की है। उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान बीच में बांद्रा की तस्वीरें सामने आई थी, वो बेहद चौंकाने वाली थी। और उसके बाद उन्हें लगा कि अगर मजदूरों को एड्रेस नहीं किया गया, उनको समझाया नहीं गया, उन तक बात पहुंचाई नहीं गई, तो शायद ये मामला उल्टा हो सकता है। यही बात है कि उद्धव ठाकरे जब ये बात कह रहे थे, उन्होंने हिंदी में कहा। इस पूरे संवाद को मराठी में कहा, लेकिन इस बात को हिंदी में उन्होंने कहा ताकि उन मजदूरों तक उनकी बात पहुंचे जो मजदूर खास करके ऐसे समय में अटके हुए हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। गायत्री, बिल्कुल, तो दूसरे राज्यों के जो मजदूर हैं उनको भेजने का इंतजाम करेगी उद्धव सरकार, ये खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है। और इस बीच ये भी बता दें कि लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लापरवाही से हजारों मजदूर झांसी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में फंस गए हैं। ये सभी हजारों मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं और अभी झांसी में रक्सा और ललितपुर बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जिनका ख्याल अब योगी सरकार रख रही है। लॉकडाउन में मजदूरों के कई राज्यों में फंसे होने के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को मजदूरों का ध्यान रखने का निर्देश दिया था, लेकिन बावजूद इसके मजदूरों के खाने पीने और रहने का ध्यान नहीं रखा गया और नतीजा ये हुआ कि सभी मजदूरों ने अपने गृह राज्य यूपी का रुख किया। हैरानी की बात तो यह है कि लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों ने इन मजदूरों को आने दिया और फिर मध्य प्रदेश में भी इन्हें रोका नहीं गया। फिलहाल इन हजारों मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इन मजदूरों को उनके गांव भेजने का इंतजाम भी कर रही है।
परिवार गांव में सब परेशान है, रो रहे हैं कि कैसा भी चले आओगा। हम लोग छुट्टा काम करते थे, काम बंद हो गया तो जगह पे बैठ गए। हम लोग के पास कोई मालिक नहीं। भूख से परेशान है, 4 दिन तो हो गया, तो वैसे परेशान है 4 दिन। इसमें तो खाए ही नहीं, और उधर तो 2 दिन में 1 दिन खाते थे। क्या करेंगे, पैसा खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। अभी जो बचा है वो भी खत्म करके कैसे आएंगे, फिर कैसे जाएंगे, समस्या बढ़ेगी ना। यहाँ पे हमारे पैरामेडिकल कॉलेज को हमने शेल्टर होम कम क्वारंटाइन कैंप विदाउट मेडिकल असिस्टेंस का जो भी है व्यवस्था किया था। लगभग पैरामेडिकल कॉलेज के तहत जितने भी हमारे जो 6 हॉस्टल हैं, लगभग प्रति हॉस्टल की कैपेसिटी है 100 इंडिविजुअल कमरे की है। 600 की हमारे क्वारंटाइन कमरों की व्यवस्था है। यहाँ पे 6 एकेडमिक ब्लॉक्स है। 6 एकेडमिक्स ब्लॉक को भी हमने अपना अधीन ले लिया था और ये भी हमारे क्वारंटाइन कैंप्स बना रहेगा। इनका सैंपल अगर नेगेटिव पाया गया तो फिर तो पक्का हम यहाँ से उनको रवाना कर देते। यदि पॉजिटिव है, यहीं पे बैठे थे, इस पर क्वारंटाइन किया जाएगा। और चलिए हम सीधे अब झांसी चलते हैं। हमारे सहयोगी अश्वनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, अभी वहां योगी सरकार के इंतजाम क्या है और कुल कितनी तादाद है इन मजदूरों की? देखिए, मजदूरों की तादाद की कोई संख्या नहीं है, अनिश्चित तादाद है। मजदूर लगातार लॉकडाउन ए की बात करें, लॉकडाउन बी की बात करें, लगातार मजदूर दिल्ली हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो या दक्षिण भारत हो, लगातार वो अभी भी झांसी की सीमा पे आकर के रुक रहे हैं। उनको ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं झांसी से उनको उनके गंतव्य तक के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि झांसी को कहा जाता है दक्षिण भारत का गेट कहा जाता है। प्रमुख जितने भी रास्ते हैं वो झांसी से होकर के ही गुजरते हैं, यानी कि झांसी एक ऐसा मात्र विकल्प बचता है। और दक्षिण भारत के जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर हैं, महाराष्ट्र में हैं, तमिलनाडु में अगर वो काम करने गए हैं तो उनको झांसी से होकर के ही जाना पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि अगर हम बात करें तेलंगाना से झांसी तक की, तो तकरीबन 200 जिले पड़ते हैं छोटे बड़े। इस ड्यूरेशन में 3 बड़े राज्य पड़ते हैं। ऐसे में उनको वहाँ नहीं रोका जाता है, मजदूरों को कोई शेल्टर नहीं दिया जाता है, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जाती है और सारे मजदूरों को झांसी के बॉर्डर पे आकर के छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं झांसी जो पुलिस प्रशासन है, जो प्रशासन उनकी जो स्थिति है, जो सामान्य तौर पर अभी तक चल रही थी, वो अब फिलहाल बिगड़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लाखों की तादाद में मजदूर लॉकडाउन ए और लॉकडाउन बी में निकल चुका है, उसको संभालने को लेकर के बड़ी कड़ी कवायद करती है पुलिस महकमा, करता है कवायद। ऐसे में जो साधन संसाधन है वो भी अब कम पड़ने लगे हैं। अब यह कहीं ना कहीं कमी मध्य प्रदेश की है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की है और जो तमाम गैर राज्य दक्षिण भारत के हैं उनकी कमी है। तो जितना योगी सरकार कर पा रही है अपने यूपी के मजदूरों को वापस लाने के लिए, या यूपी में जो मजदूर आ चुके हैं झांसी की सीमा पर, उनको फिलहाल झांसी और जो तमाम जिले हैं वहाँ क्वारंटाइन किया गया है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल की गई हैं, खाने पीने से लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य परीक्षण की है, वो सब योगी सरकार करवा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से दक्षिण भारत, खासतौर से महाराष्ट्र, मुंबई और तमिलनाडु से जो मरीज जो आ रहे हैं मजदूर प्रवासी, उनको लेकर के अगर उनको वहाँ नहीं रोका जाता, उन राज्यों में 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती, तो वाकई में ये कहीं ना कहीं बड़ी सोचनीय स्थिति बनती है। तो फिलहाल योगी सरकार अपने मजदूरों को वापस लाने की एक कार्य योजना तैयार कर रही है, जो जल्द अमल में आएगी। जो गैर राज्यों में फंसे हुए हैं मजदूर, उनको लाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजह पड़ती है कि झांसी की सीमा पे आकर के सारे मजदूरों को उतार दिया जाता है। जी बिल्कुल, दूसरे राज्यों में फंसे जो मजदूर हैं उनका मध्य प्रदेश के शिवपुरी, अलीराजपुर और इंदौर में मजदूरों का आना शुरू हो चुका है, जबकि हरियाणा के करनाल और अंबाला में शेल्टर होम में रह रहे मजदूरों को भी उनके राज्यों में लेकर जाने के फैसले के बाद उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। वहीं शिमला में फंसे कश्मीरी मजदूरों को भी बसों के जरिए कश्मीर भेजा गया है। ये अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों की तस्वीर आपके सामने। तो वहीं हिमाचल, हरियाणा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां मजदूरों के लिए कोशिश की जा रही है कि वो अपने घर तक पहुंच जाएं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। नीरज, जिस तरीके की तस्वीर झांसी में दिखाई दी, जिस तरीके से बड़ी संख्या में मजदूर बॉर्डर पर पहुंचे और लापरवाही कई राज्यों की सामने आई, उसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, क्या और भी राज्यों में इस तरह की लापरवाही हो सकती है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या गृह मंत्रालय की तरफ से और कड़े निर्देश दिए जा सकते हैं? ऐसी कोई संभावना दिखाई देती है? क्योंकि पहले जो निर्देश दिया गया था उसके बावजूद भी लापरवाही देखने को मिली। देखिए, महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों की संख्या काफ़ी अधिक है, चाहे यूपी की बात करें या बिहार के मजदूर वहाँ बहुत रहते हैं। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय के आदेशों का कोई पालन नहीं किया गया राज्यों की तरफ से, जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की है कि अपने लोगों को वो वापस लेंगे। तो ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से कोई कठोर फैसला आएगा या दिशा निर्देश आएगा अब आने वाले दिनों में, इस बात की उम्मीद कम है। लेकिन कल जो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, उसमें लॉकडाउन
को लेकर तो बातचीत होगी ही, इसके अलावा इस बात पे भी चर्चा होगी कि क्या किया जाए प्रवासी मजदूरों का, कैसे उन्हें वापस भेजा जाए उनके राज्य में, क्योंकि सिर्फ भेजने का मसला नहीं है। एक बार अगर लॉकडाउन में आने वाले दिनों में ढील दी जाती है तो ये भी सवाल उठेगा कि जो चाहे महाराष्ट्र, मुंबई का इलाका हो, उसके आसपास का पुणे, नासिक का इलाका हो, दिल्ली में जो फैक्ट्रियां हैं उनमें मजदूरों की जो ज़रूरत है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। और ये एक बड़ा सवाल होगा आने वाले दिनों में। हरियाणा में भी बिहार, यूपी के बहुत मजदूर रहते हैं, वहाँ कैसे कामकाज होगा। पंजाब में कृषि का सीजन आएगा तो वहाँ कैसे कृषि मजदूर जो है काम करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सवाल उठेगा आने वाले दिनों में। लेकिन जहाँ तक बात है उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद तमाम राज्यों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो भी अपने मजदूरों को वापस ले जाए। तो कल जब बैठक होगी तो इस बात पर चर्चा ज़रूर होगी। और अगर गृह मंत्रालय की तरफ से कोई दिशा निर्देश आता है तो उसका पालन करने के लिए भी आने वाले दिनों में राज्य सरकारें मजबूर होंगी। लेकिन इस मसले पर जिस तरह से हाल के पिछले दिनों राज्य सरकारों का रुख रहा है वो कहीं ना कहीं निराशा पैदा करता है। जी बिल्कुल, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। इस सब के बीच बता दें कि लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के 8,000 मजदूर अपने अपने जिलों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इन राज्यों के मजदूरों को बसों के जरिए मध्य प्रदेश लाया जा रहा है। अभी तक गुजरात के 17 बसें गुजरात से पहुंच चुकी हैं। झाबुआ जिले के पटोल बॉर्डर पर पहुंचे गुजरात से करीब 2,000 मजदूरों की जांच की गई। राजस्थान से भी मजदूर आने शुरू हो गए हैं। गुजरात से 2400 मजदूर 98 बसों के जरिए मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरे राज्यों से भी मजदूरों को जल्द ही वापस बुलाया जाएगा। गुजरात के साबरकांठा, अरवली, सूरत, वलसाड जिलों के शेल्टर होम में रहने वाले अलग अलग राज्यों के मजदूर परिवारों ने जैसे ही सुना कि सरकार उन्हें उनके घरों को भेजने का इंतजाम कर रही है, वो खुशी से झूम उठे। बीती रात करीब 220 मजदूर परिवारों को मध्य प्रदेश भेजा गया। मजदूरों को बसों के जरिए मध्य प्रदेश सीमा तक पहुंचाया जाएगा, जबकि बाकी लोगों को भेजने की व्यवस्था की जा रही है। लॉकडाउन के बाद ये मजदूर परिवार अलग अलग जगहों पर फंस गए थे, जिन्हें बाद में 23 मार्च को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया था। तकरीबन 9,000 मजदूरों को छोटे छोटे ग्रुप्स में उनके राज्यों के हिसाब से भेजने का बंदोबस्त किया जा रहा है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के कोरोना सेंटर का जायजा लिया, जहां मेडिकल टीम की मदद के लिए रोबोट विकसित किए गए हैं। यहां रोबोट की मदद से मरीज का हाल पूछा जा सकता है। 300 बेड की सुविधा वाले इस सेंटर में अभी 9 कोरोना मरीज हैं। इस कोरोना सेंटर में टेस्ट कराने के लिए आए मरीजों के लिए अलग बेड की व्यवस्था की गई है, जबकि सांस की दिक्कत वाले मरीजों के लिए बेड का अलग से इंतजाम है। महाराष्ट्र सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज में कोरोना का फ्री टेस्ट करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में अभी तक 1,03,000 लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से करीब 7,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव निकले। लेकिन एक सच ये भी निकलकर सामने आया कि लोग पैसे के डर से लक्षण दिखने के बाद भी कोरोना का टेस्ट नहीं करा रहे हैं। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया है कि टेस्ट के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में कोरोना का फ्री टेस्ट कराया जाएगा। ये बात जाहिर है कि महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे ही कोरोना के मामले में हॉटस्पॉट बने हुए हैं। सरकार ने पुणे के सभी होटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज की बिल्डिंग को क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर आदेश दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देश के हर नागरिक को लड़ाई का सिपाही बताया और कहा कि हर लड़ाई कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। पीएम ने जानकारी दी कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गरीबों का ध्यान रख रहे हैं और भारत ने मानवता के आधार पर दुनिया की मदद की। पीएम ने सार्वजनिक जगहों पर लोगों से ना थूकने और जीवन शैली बदलने की भी अपील की। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है।
पिछले दिनों देखा होगा कि भारत ने अपने संस्कारों के अनुरूप, हमारी सोच के अनुरूप, हमारी संस्कृति का निर्वहन करते हुए कुछ फैसले लिए। संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी, समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। एक ऐसा समय है कि अगर भारत दुनिया को दवाइयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता। हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का जीवन बचाना है। लेकिन साथियों, भारत ने प्रकृति विकृति की सोच से परे होकर फैसला लिया। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया। हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा ध्यान दिया। मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल की कोरोना से मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से पुलिस वालों की मौत का यह दूसरा मामला है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने पुलिस वालों की मौत पर दुख जताया। तो 52 साल के हेड कांस्टेबल की कोरोना से मौत हुई है और ये कोरोना से किसी पुलिसकर्मी की मौत का दूसरा मामला है। मुंबई में हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दोनों मामलों पर दुख जाहिर किया। तो ये अहम खबर इस वक्त की कोरोना पॉजिटिव था हेड कांस्टेबल जिसकी मौत हुई है। मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल की कोरोना से मौत हो गई है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से पुलिस वालों की मौत का ये दूसरा मामला है। मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से इन मामलों पर दुख जाहिर किया गया। महाराष्ट्र के मालेगांव में पिछले 24 घंटों में एक डॉक्टर समेत 5 लोगों की मौत हुई है। मालेगांव में अब तक 13 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहां पर कोरोना के मरीज बढ़कर 126 हो चुके हैं। तो पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 5 मौत से हड़कंप मच गया। एक डॉक्टर समेत 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और जो आंकड़ा है मौत का वो 13 तक जा पहुंचा है। मालेगांव में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अगर बात की जाए तो यहां तादाद बढ़कर 126 हो चुकी है। कोरोना संकट पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। केंद्र की ओर से कोरोना के पश्चिम बंगाल में असर को जानने के लिए 2 टीमें भेजी गई थी, जिस पर केंद्र और ममता सरकार के बीच ठन गई थी और ये तनातनी फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। एक दिन पहले केंद्र की टीम ने एक बार फिर ममता सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और उसे तबलीग के मरकज से लौटे लोगों की जानकारी देने के लिए कहा। इतना ही नहीं, केंद्र की टीम ने राज्य में अस्पतालों के दौरे के वक्त जरूरी पीपी किट भी मुहैया नहीं करवाए जाने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए ममता सरकार ने टीम पर राज्य के हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा नहीं करने का आरोप लगा दिया। इससे पहले भी केंद्र की टीम लगातार ममता सरकार पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा चुकी है। हालांकि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर केंद्र की टीम को जांच में पूरे सहयोग का भरोसा दिया था। That the IMCT came to Bengal first, as soon as they arrived, 3 hours after they arrived, the Home Minister called the Chief Minister of the state. You can imagine what was going on here. Their visit served absolutely no purpose because they went to areas where there were no hotspots. They declared areas where the last case was held was 2-3 weeks ago. So what is basically this was? This was basically they came there to spread the political virus. Absolutely spreading the political virus on behalf of the government of India. डेरेक ओब्रायन जो एक इतने सालों से सांसद है, वो किस तरीके का घटिया घिनौना बयान दे रहा है कि ये सेंट्रल टीम बंगाल में जो गया है वो पॉलिटिकल वायरस लेके गया है। कौन से जमींदार एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है इस तरीके की बात कर सकते, जो खुद एक पार्लियामेंटेरियन है। दिल्ली सरकार ने केंद्र के निर्देश पर मोहल्ले की दुकानों को खोलने की छूट दे दी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार का निर्देश आज से लागू कर दिया गया है, जिसके मुताबिक दिल्ली में कोई भी शॉपिंग मॉल और कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, जबकि रिहायशी इलाकों और गली मोहल्ले की छोटी दुकानों को खोला जा सकता है। लेकिन हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किसी तरह की कोई राहत नहीं है। जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें थी, दवाई की दुकान, किराने की दुकान, खाने पीने की दुकान, फ्रूट्स सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकान, दूध की सर्विसेज,
वो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा, वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, वो खुली रहेंगी, वो सप्लाई होती रहेंगी। इसके अलावा कोई मार्केट नहीं खोले जाएंगे, कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान कई दुकानों को खोलने के आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जिनमें गली मोहल्लों की दुकानें हैं जहां पर खोल सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कई दुकानें ऐसी हैं जहां पर दुकानें जो है नहीं खुली हैं और कुछ दुकानें जो है आधा शटर खोलकर लोग खोल रहे हैं, क्योंकि आदेश जो है अभी तक लोगों को ये नहीं पता चल पाया है कि दुकानें खोल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत जो आवश्यक चीज़ें हैं वो खोल सकते हैं। आपकी दुकान खुली है, ये कब से खोल रहे हैं आप? मैं तो अभी सफाई वगैरह करने के लिए आया था, दुकान बंद है, 1.5 महीने दुकान बंद पड़ी यहाँ पे जो है, तो मैं थोड़ा झाड़ू वाला मालूम बहुत गंदगी सी हो रही थी, इसलिए आया था मैं। दिल्ली सरकार ने एक दिन पहले आदेश दिया है कि दुकानें खोल सकते हैं, अब आप लोग बोला है बात, तो आप लोगों को जानकारी है ऐसी भी? नहीं, मुझे कोई जानकारी ऐसे नहीं मिली, सारी दुकान मार्केट सारी बंद पड़ी है ऐसे, तो हम अकेले कैसे खोल सकते हैं? मैं तो मैं बड़ा दुकान जा रहा हूँ जो है। तो ये वो लोग दुकानदार हैं जिनको अभी तक आदेश की भी सही तरीके से जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किराना स्टोर्स खुले हैं, ग्रोसर्स की शॉप जो है वो खुली हैं। मैं आपको दिल्ली सरकार को अभी अपना जो आदेश दिया गया है उसमें कुछ लोगों तक जानकारी पहुँचाने का कोई माध्यम तय करना होगा, ताकि हर दुकानदार तक ये बात पहुँचे कि वो दुकान खोलें और कितने समय तक वो खोलें और किस तरह के उन्हें गाइडलाइन दी जाएगी। कैमरामैन विमल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1990 मरीज सामने आए हैं, जबकि 49 लोगों की मौत हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में बढ़े मरीजों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि अब तक 26,496 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें लगभग 69% मामले सिर्फ 27 जिलों में सामने आए हैं। कोरोना के अब तक 5,804 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 824 लोगों की मौत हुई है। तो ये ताजा आंकड़ा, जिसके मुताबिक 24 घंटे में 1990 मरीज सामने आए हैं कोरोना के, और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी की तारीफ की है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस के योगदान के लिए उद्धव ने मुकेश अंबानी की जमकर तारीफ की। उद्धव ने कहा कि कोरोना से जंग में रिलायंस ने बहुत ज्यादा मदद की है। आपले मुकेश भाई रिलायन्स आहे, विप्रो आहे, महिंद्रा आहेत, बिर्ला आहेत, एसआर आहेत, सगळेजण त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने त्यांच्या त्यांच्या परीने काही ना काहीतरी करत आहेत। आणि एकूणच मला असं वाटतं आज सगळेजण त्यांची प्रतिष्ठा, त्यांचे सगळं काही, ह्या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून आपण सगळे एका पातळीवरती ह्या संकटाचा सामना करतो आहोत। देश में कोरोना के फैलते प्रकोप की वजह से लॉकडाउन लागू है, और इस मुश्किल दौर में भी इंदौर में कुछ लोग मौज मस्ती करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जब एक शख्स को आलीशान गाड़ी पॉर्श की सवारी उस वक्त महंगी पड़ गई जब पुलिस ने उसे रोक लिया। बिना मास्क लगाकर वो फरारी की सवारी करने निकल पड़ा था, और रास्ते में पुलिस ने उसको पकड़ा, मास्क न लगाने की वजह उससे पूछी और फिर उस पर जुर्माना लगा दिया। ये बात साफ है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 1945 मामले सामने आ चुके हैं, और मध्य प्रदेश में अब तक ये बीमारी 99 लोगों की जान भी ले चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में इंदौर ही महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 1085 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 57 लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस संकट की घड़ी में मौज मस्ती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर की ही, जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के, और इस सब के बीच ये शख्स फरारी की सवारी करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने इसे उठक बैठक करवाई और उस पर जुर्माना भी लगाया। महाराष्ट्र के जलगांव में भयानक आग लग गई। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इलाके में आज दोपहर के वक्त जबरदस्त आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। यह आग कैसे लगी, इसको लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है। इस आग में जानमाल का कितना नुकसान हुआ, फिलहाल पुलिस और प्रशासन इसका पता लगा रहा है। तो जबरदस्त आग की तस्वीर आपके सामने महाराष्ट्र के जलगांव की, जहां पर
इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लगी थी। वजह क्या रही और कितना नुकसान हुआ, प्रशासन अभी इसका आकलन कर रहा है। वजह तलाशने की कोशिश हो रही है कि आखिर क्या कारण रहा जिसके चलते आग लगी।